हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न विद अनीस। आपको इस वीडियो में आज सिखाएंगे जो थेल्स परिमेय है, परिमेय 6.1 कक्षा 10 की गणित में जो एक परिमेय है त्रिभुज वाले चैप्टर में थेल्स परिमेय, उस थेल्स परिमेय के बारे में चर्चा करेंगे विस्तृत। पूरी परिमेय को सिद्ध करके दिखाएंगे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलो देखते हैं थेल्स परिमेय के बारे में। तो थेल्स परिमेय, परिमेय 6.2, इसको किन किन नामों से थेल्स परिमेय को जानते हैं पहले ये समझेंगे। तो थेल्स परिमेय को कहते हैं परिमेय 6.1 भी कह देते हैं, इसको थेल्स परिमेय भी कहते हैं। परिमेय 6.1 या थेल्स परिमेय एक ही चीज है, ठीक, एक ही परिमेय है। त्रिभुज वाले चैप्टर की जो पहली परिमेय है वो परिमेय 6.1 है, उसे थेल्स परिमेय भी कहते हैं, उसे परिमेय 1 भी कहते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में कहा जाता है आधारभूत समान अनुपातिकता परिमेय, आधारभूत समान अनुपातिकता परिमेय, ठीक, इसको कहते हैं। और इसको परिमेय 6.1 कहते हैं। इसको थेल्स परिमेय भी बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बीपीटी। क्या बोलते हैं? थेल्स परिमेय को बोलते हैं बीपीटी। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो हमने इसके थेल्स परिमेय कि अब सबसे पहले थेल्स परिमेय का कथन क्या है वो समझ लेते हैं, वो देख लेते हैं। थेल्स परिमेय का हमने कथन पहले लिख लिया है टाइम की बचत के लिए, ठीक है। तो थेल्स परिमेय क्या कहती है, थेल्स परिमेय का कथन क्या है, कथन मतलब क्या कहती है? तो ये कथन है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये है थेल्स परिमेय या परिमेय 6.1 या बीपीटी या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको आधारभूत समान अनुपातिकता परिमेय भी कहते हैं, का कथन ये है। तो जो ये परिमेय 6.1 है, इनको इन नामों से भी जानते हैं। अगर कोई कहे आधारभूत समान अनुपातिकता परिमेय क्या है तो वो परिमेय 6.1 ही है। अगर कोई कहे थेल्स परिमेय क्या है तो वो परिमेय 6.1 ही है। अगर कोई कहे बीपीटी क्या है, बीपीटी लगा दीजिए, तो बीपीटी भी वही है, ठीक, या अंग्रेजी में क्या है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो वही है। तो कथन पहले मोटा मोटा समझा देते हैं। जैसे एक त्रिभुज है, ये इसका नाम है ए बी सी, एक त्रिभुज है ए बी सी। तो ए बी सी एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर, चाहे भुजा बी सी के समांतर, भुजा ए सी के समांतर, भुजा ए सी के समांतर या भुजा ए बी के समांतर, किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच दी जाए। तो ये रेखा हमने डॉट डॉट करके खींच दी, ये रेखा बी सी के समांतर खींचा, तो ये दो अन्य भुजाओं को ए बी और ए सी को क्या कर रही, विभाजित कर रही, बिंदुओं पर प्रच्छेद कर रही, यानी इसको डी बिंदु पर कर रही, इसको ई बिंदु पर प्रच्छेद कर रही। ये जो रेखा है डी रेखा खींची गई बी सी के समांतर, वो इनको प्रच्छेदित कर रही। तो जब प्रच्छेदित करती है तो ये अन्य दो जो भुजाएं होती हैं ये एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं, एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। हाँ, तो हमने आपको मोटा मोटा समझा दिया। ये जो कथन है उसके बारे में समझा रहे हैं कि अगर एक त्रिभुज एबीसी है तो उसकी भुजा बीसी के समांतर रेखा डी खींची गई, तो जो डी रेखा खींची गई ये अन्य दो भुजाओं को यानी ए बी और ए सी को बिंदु डी और ई पर प्रच्छेदित करती है। अगर प्रच्छेदित करने के लिए खींची जाएगी तो इनको समान अनुपात में विभाजित करेगी, यानी ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे सी ई, ये है समान अनुपात में विभाजित करना, एक ही अनुपात में विभाजित कर रही, यानी इनका जो भुजा विभाजित होगी, जो ये बटेंगी, ये इनका अनुपात जो होगा वो बराबर होगा। ये है इसका कथन, ठीक। अब हम इस परिमेय को पूरा आपको सिद्ध करके दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए, अब ये तो हमने कथन हो गया, तो सवाल लिखा है पूरा समझ लीजिए। किसी परिमेय को सिद्ध करने के लिए कितने चरण होते हैं, सबसे पहले उन चरण को जानेंगे। तो किसी भी परिमेय को या किसी सवाल को अगर सिद्ध करना है, ठीक, डायग्राम वाला जो सवाल है उसको सिद्ध करना है तो उसके कितने चरण होते हैं, तो मोटे मोटे तौर पर ये चरण समझ लेते हैं। तो पहला चरण होगा जो चीज गिवन दी है, दिया क्या है, नंबर, दूसरी बात डायग्राम बना देंगे, दिया है उसके बाद उसी का डायग्राम बना देंगे। पहले तो लिख देंगे थ्योरी कथन दिया क्या है, ठीक, उसके बाद उसका हम डायग्राम चित्र बनाएंगे। नंबर 2 उसी में नीचे उसका चित्र बनाएंगे, दिया है उस दिए के बाद में उसका चित्र। नंबर 2 पे जो चीज़ सिद्ध करनी वो लिखेंगे, जो चीज़ हमें प्रूव करनी, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, जो चीज़ हमें सिद्ध करनी वो नोट करेंगे। नंबर 1 दिया क्या है वो चीज़, फिर चित्र बनाइए, फिर सिद्ध करना है, ठीक।
नंबर 3 बात रचना होती है। रचना की जरूरत है तब लिखिए, अगर रचना की जरूरत नहीं है तो ना लिखना है। सिद्ध करना जो चीज दी वहां से दोनों को कंपेयर करना, देखना है कि हमें कुछ रचना कुछ मतलब एक्स्ट्रा करने बनाने की जरूरत है कि नहीं, तो रचना की जरूरत है तो रचना कर लीजिए। ठीक, नंबर 3 पर। नंबर 4 पर होती है उपपत्ति। नंबर 4 पर होती है उपपत्ति। तो ये 4 चरण हो गए। नंबर 1 दिया क्या है, उसी में दिए के नीचे डायग्राम बन जाएगा। नंबर 2 सिद्ध क्या करना है वो नोट करेंगे, सवाल में लिखा होगा कथन में। नंबर 3 रचना, नंबर 4 उत्पत्ति। तो आइए सीखते हैं। ये हमने बता दिए किसी सवाल को सिद्ध करने के 4 चरण हैं। ठीक, तो इसी प्रकार से इस सवाल में हम ले लेते हैं। पहले लिखेंगे दिया क्या है, तो हल डाल के ऐसे हल दिया है। तो इस सवाल में क्या दिया है, तो इस सवाल में दिया है, देखो इसमें कोई त्रिभुज का नाम नहीं दिया, तो इसमें थोड़ा मानना होता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो सबसे पहले आपको एक त्रिभुज मानना होगा कि त्रिभुज PQR है या ABC है, कोई भी त्रिभुज का नाम मानना होगा। ठीक, तो इसमें क्या दिया है, माना कि एक ABC त्रिभुज है, माना कि एक ABC त्रिभुज है। हमने मान लिया, देखो एक त्रिभुज है, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें एक रेखा खींची गई होगी, जिसमें एक रेखा खींची गई है, जिसमें DE एक रेखा खींची गई है जो किसके समांतर है, जो BC के माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE समांतर BC है। समझ में आई बात, ये चीज दी है। माना कि एक ABC त्रिभुज है जिसमें DE समांतर है BC के। ठीक, DE समांतर BC हमने मान लिया कि एक त्रिभुज होगा ABC जिसमें DE समांतर है BC के। अब हम इसी के नीचे डायग्राम बना लेते हैं। तो आइए देखते हैं डायग्राम कैसे बनेगा। तो ये देख सकते हैं आप, हमने एक बना लिया ABC, एक त्रिभुज बना लिया। अपने हिसाब से त्रिभुज बना लेना है। ABC हमने एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, तो ABC एक त्रिभुज बन, देखो माना कि एक ABC त्रिभुज है, ठीक, जिसमें DE समांतर है। DE एक रेखा है जो किसके समांतर है, BC के समांतर। तो BC के समांतर हमने एक रेखा खींच लिया जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है DE, जिसका नाम है DE। और D बिंदु AB को प्रछेद कर रहा है और E बिंदु किसको प्रछेद कर रहा है, E बिंदु जो है AC को प्रछेद कर रहा है। यानी अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रछेद करने के लिए एक रेखा खींची गई है। यानी बिंदु DAB को बिंदु D पर और AC को बिंदु E पर प्रछेद करने के लिए एक रेखा DE खींची गई है। और जो D रेखा है वो BC के समांतर है, और जिन भुजाओं को प्रछेद कर रहे हैं उनको अनुपात में क्या काटती है, बराबर के अनुपात में, एक ही अनुपात में प्रछेद करती है, विभाजित करती है। ठीक, तो सबसे पहले दिया क्या है वो नोट कर लेंगे। कथन को पढ़ करके, दिया है कहां से पता चलेगा, कथन में जो लिखा है उसी के आधार पर लिखना है। ठीक, फिर डायग्राम बनाना है, और उसके बाद हमने क्या बताया था, उसके बाद बताया था सिद्ध क्या करना है। फिर लिख लोगे सिद्ध करना है, प्रूफ, सिद्ध करना है। तो सवाल में क्या सिद्ध करना है, तो इसमें सिद्ध करना है कि जो ये DE रेखा है वो DE रेखा AB और AC को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यानी AD, ये रेखा D बिंदु जो AB को विभाजित कर रहा है वो क्या कर रहा है, एक AD भी कर रहा है, एक BD कर रहा है। तो इनका जो अनुपात होगा वो बिंदु A का जो AC को प्रछेदित कर रहा है उनके बराबर होगा। अर्थात कह सकते हैं कि जी AD बटे BD बराबर AE बटे CE, ये चीज सिद्ध करनी है। ठीक, ये चीज सिद्ध करनी है। ये सवाल इस कथन में ही लिखा है। ठीक, कि प्रछेदित करने के लिए रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यानी अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी थी, AB और AC को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यानी ये D बिंदु जो है इसको दो विभाग में बांट रहा ना, एक AD एक BD, तो इनका जो अनुपात होगा वो इस अनुपात के बराबर होगा, AE और CE के अनुपात के बराबर। ये चीज सिद्ध करनी है, सवाल में दिया। ठीक, तीसरी बात अब हम देखेंगे, सिद्ध ये करना है और ये चीज दी है, तो इस सिद्ध जो करना है वो चीज जो दी है उससे बनने वाली बात नहीं है, नहीं बन सकता। तो उसके लिए हमें करनी होगी रचना। क्या करना होगा, रचना। अगर काम चल रहा है तो रचना की जरूरत नहीं, अगर काम नहीं चल रहा है तो रचना करनी पड़ेगी। तीसरा स्टेप क्या उठाएंगे, रचना का, रचना। अब रचना इसमें क्या करना है, तो भैया इसमें रचना करना है, इसमें सबसे पहले रचना करना है, एक लंब खींचना है, एक लंब DM डालना है, इधर पहले बना के दिखा रहे हैं DM, और एक लंब इधर डालना है EN लंब, दो लंब डालने हैं। तो यहां लिखेंगे DM
लंब डी एम लंब जो खींचा गया है वो ए सी पर खींचा गया, थोड़ा समझिए, डी एम लंब खींचा गया, डी एम लंब ए सी तथा ई एन जो लंब खींचा गया है वो खींचा गया है ए बी पर। डी एम लंब ए सी तथा ई एन लंब ए बी खींचा, डी एम लंब ए सी तथा ई एन लंब ए बी खींचा, और रचना में और भी करना है, और बी और ई को मिलाया तथा डी और सी को मिलाया, और बी ई तथा डी सी को मिलाया। ये रचना इतनी, टोटल रचना ये दो बनी, यानी ये डी एम लंब डाला ए सी पर और ई एन लंब डाला ए बी पर, और ये बिंदु बी और ई को मिलाया, यानी बी ई को मिलाया कह सकते हैं, डी को सी से मिलाया अर्थात डी सी मिलाया, ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं, बी तथा डी सी को मिलाया यानी बी ई और डी सी को मिला दिया, ठीक। इतनी टोटल रचना हो गई, 3 स्टेप हमने कर लिया। जो चीज़ दी थी ये तो सवाल दिया होगा, आपको चालू यहाँ से करना है, ठीक। दिया क्या है वो नोट किया, फिर डायग्राम बनाया, फिर सिद्ध क्या करना है, फिर रचना, तो रचना इतनी हुई है, ठीक। फिर इसके बाद अगला स्टेप जो आएगा वो आएगा उपपत्ति का। तो पहले समझ लेते हैं जो रचना हमने की, थोड़ा उसमें समझेंगे। यानी एक रेखा टोटल थी ए बी पर हमने लंब डाला है ई एन। तो जब एक रेखा पर लंब डाला जाता है फिर उस रेखा को चाहे जितने पार्ट कर दो उन सब पार्ट पर वो लंब होता है, उस सब पार्ट पर वो लंब होता है। यानी जो ई एन लंब है वो ए डी पर भी, ए बी पर अगर लंब है तो वो ए डी पर भी लंब है और वो बी डी पर भी लंब है। यानी एक रेखा पर जब लंब हो जाता है तो उस रेखा का चाहे जितने पार्ट कर दिए जाए वो प्रत्येक रेखा पर लंब होता है। यानी ई एन जो लंब है वो ए बी पर अगर है तो ई एन लंब ए डी पर भी होगा और ई एन लंब बी डी पर भी होगा, राइट। या डी एम लंब जो है, डी एम लंब हमने क्या किस पर खींचा है, हमने ए सी पर खींचा है। डी एम लंब है ए सी पर, तो भैया जब डी एम लंब ए सी पर है तो ये डी एम लंब ए ई पर भी होगा और डी एम लंब सी ई पर होगा। अब लंब इस पर तो पड़ा नहीं, इधर से लंब इस पर नहीं पड़ा डायरेक्ट, लेकिन जब ये पूरी भुजा पर है तो ये जब भुजा के दो पार्ट कर दिए गए ए ई और सी, तो ये इस भुजा पर भी होगा, इस भुजा पर भी होगा, टोटल पर भी होगा। जब ई एन लंब टोटल भुजा पर है तो इस पर होगा, इस पर भी होगा, यानी ए डी पर भी होगा, बी डी पर। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं लंब वाली, यानी ये ए सी टोटल भुजा पर डी एम लंब है तो ये इस भुजा पर भी होगा, ए ई पर और सी ई पर भी होगा, ठीक। समझ गए होंगे आप लंब वाला स्टेप जो रचना में हमने किया है। यानी डी एम लंब ए सी पर है तो डी एम लंब जो होगा वो डी एम जो लंब होगा, डी एम जो लंब होगा वो ए ई पर भी होगा, ए ई पर भी होगा, और जो डी एम लंब होगा वो सी ई पर भी होगा, ठीक। इसी प्रकार जो ई एन लंब है वो अगर लंब ई एन ए बी पर है तो वो ई एन लंब किस पर होगा, ई एन जो लंब होगा वो ए डी पर भी होगा और ई एन जो लंब होगा, ई एन लंब जो होगा वो बी डी पर भी होगा, राइट। तो ये आप समझ गए होंगे, ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक। पूरी हमने स्पष्ट समझा दी, पूरा हम विस्तृत समझा रहे, टाइम लगेगा वीडियो में, ठीक है। वीडियो में अंत तक बने रहिए तभी समझ पाएंगे, ठीक। तो आइए अब अगला स्टेप करते हैं उपपत्ति का। कौन सा, उपपत्ति। तो उपपत्ति में नंबर 1, सबसे पहले इसमें हम जो इसको सिद्ध, ये चीज सिद्ध करनी वो कैसे सिद्ध की जाएगी मोटा मोटा समझा देते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक ए डी ई त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, ए डी। किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पहले इधर समझिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, या लंब कह सकते हैं। तो 1/2 किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो हमें एरिया, आप अगर त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालना है तो 2 प्रकार से निकल सकता है। क्यों, क्योंकि भाई अगर आधार ए डी लेंगे तो लंब ई एन है, अगर आधार इस त्रिभुज का हम ए ई ले रहे हैं तो आधार जो लंब इसका है वो डी एम है, यानी ऊंचाई इसकी डी एम होगी। तो 2 लंब हैं, जब 2 लंब एक ही त्रिभुज में पड़ रहे हैं तो आधार बदल करके इसका 2 प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल सकता है। एक बार आधार ए डी लेकर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल सकता है, एक बार ए ई लेकर निकल सकता है, ठीक। इसी प्रकार से त्रिभुज बी डी ई, बी ई डी या बी डी ई का क्षेत्रफल निकालना है
तो इसका आधार हम में लेंगे BD। जब आधार BD लेंगे तो BD पर लंब क्या है, अभी बताया था कि EN लंब अगर AB पर है तो वो BD पर भी है, AE पर भी है। तो आधार इसका BD लेंगे BED का क्षेत्रफल निकालने के लिए, और इसका क्षेत्रफल, इसका लंब क्या होगा, लंब होगा EN, लंब हो जाएगा EN और गुणे 1/2, यानी इसका एरिया आ जाएगा। एक बार ADE त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर BDE का क्षेत्रफल निकालेंगे, राइट। फिर पुनः ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे DM लंब के आधार पर, और फिर क्षेत्रफल जो निकालेंगे वो DEC का निकालेंगे। 4 त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना है, यही सूत्र लगा करके 4। ठीक, तो आइए उपपत्ति में लिखेंगे। उपपत्ति में हम करेंगे सबसे पहले त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये फार्मूला होता है किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए। ठीक, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए ये फार्मूला है। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ADE, एक चीज और समझ लेते हैं, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को लिखना है तो उसको ऐसे लिख सकते हो AR। अब AR मतलब हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर एरिया AR त्रिभुज ADE का मतलब क्या हुआ कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, यानी ADE त्रिभुज का क्षेत्रफल हिंदी में। तो ये पूरा ना लिख करके इसको हम ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE यानी ADE त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब आधार क्या मानोगे, आधार AD है, गुणे लंब क्या हो जाएगा, तो AD आधार है तो लंब हो जाएगा EN, लंब हो जाएगा, राइट, EN लंब हो जाएगा। तो एरिया ऑफ AD बराबर 1/2 AD गुणे EN, इसको मान लेंगे समीकरण 1, राइट। फिर पुनः इसी प्रकार एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, एरिया ऑफ BDE एक त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई इसमें सूत्र आधार। अब आधार इसका होगा BD, क्या आधार हो जाएगा BD, और इसका लंब ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई वही EN होगी, ऊंचाई क्या होगी EN ऊंचाई हो जाएगी, राइट। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। समझ में आ रहा। इसी प्रकार एरिया आप BD निकाल लेंगे, 1/2 BD गुणे EN, BD आधार है EN लंब है, समीकरण 2 बन गई। ठीक, यहां से समीकरण 2 बन गई। अब इन समीकरण 1 व 2 को अगर भाग कर लिया जाए, समझें, समीकरण 1 व 2 से, देखो ऐसे, समीकरण 1 व 2 से, देखो समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे, लेकिन करना यहां पर क्या है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर दो, भाग मतलब बट्टे में कर देंगे, तो इसका बायां पक्ष, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, राइट। इसका बायां पक्ष बटे इसका बायां पक्ष बराबर, अब इसका बायां पक्ष 1/2 गुणे AD गुणे EN बटे 1/2 गुणे BD गुणे EN, राइट। अब देखो 1/2 कट जाएगा, EN कट जाएगा, बचेगा क्या, बराबर में बचेगा AD बटे BD, बचेगा AD बटे BD। समझ में, 1/2 कट गया, EN कट गया, AD बटे BD, यानी एरिया ऑफ AD बटे एरिया ऑफ BD बराबर AD बटे BD बचा, राइट। पुनः एक बार लिख लेते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर AD बटे BD, यानी समीकरण रोमन अंकों के समीकरण है, 1 और 2 को भाग करने से एक इस समीकरण बनी। इस समीकरण को हम ऐसे मानेंगे, समीकरण 1 नंबर 1 समीकरण मानेंगे, फर्स्ट इसको ऐसे मान लेंगे, समीकरण 1 ये है। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। अब इसी प्रकार फिर आपको आगे चलना है, आगे फिर आपको निकालना है, फिर पुनः ADE का क्षेत्रफल निकालना है। लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर 1/2। अब आधार देखो, पिछली बार आधार माना था AD को, अब आधार किसको मानेंगे, AE को। अब AE को आधार मानोगे तो लंब किसको मानोगे, DM को, राइट। तो AE गुणे DM,
ये हो जाएगी समीकरण 1 2 थी, ये दूसरी प्रकार की समीकरण है, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। फिर एरिया ऑफ त्रिभुज, अब इसका निकालेंगे डीईसी, डीईसी इधर का जो क्षेत्रफल त्रिभुज है, एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी, एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी 1/2। अब आधार यहां पर क्या है, आधार सीई ले लेंगे, आधार क्या ले लेंगे सी, और लंब क्या हो जाएगा डीएम, तो सीई गुणे डीएम, राइट। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4, समीकरण 4। यानी हमने डीईसी का क्षेत्रफल निकालना है तो सीई आधार हो गया, डीएम लंब हो गया, एडीई का निकालना है तो एई आधार हो गया, डीएम लंब हो गया। तो इस प्रकार से समीकरण 3 4 बन गई। अब लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, तो समीकरण 3 व 4 से हम निकाल लेंगे। अब 3 व 4 से देखो क्या हो जाएगा, तो यहां देखते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी बराबर, भाग कर देंगे इधर, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे ए ई गुणे डी एम बटे 1/2 गुणे सी ई गुणे डीएम, राइट। डीएम कट गया, 1/2 कट गया, बचा क्या, बचा ए ई बटे सी, राइट, ये बच गया ए ई बटे सी। तो एक बार पुनः लिख लेते हैं, ऊपर हम ऊपर की तरफ फिर से लिख लेंगे, तो ये ऊपर की तरफ हम लिख लेंगे एक बार फिर से, देखो यही चीज हम फिर से एक बार नोट कर लेते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी बराबर क्या निकला था, ए ई बटे सी, ए ई बटे सी ई, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। इतना आप लोग को समझ में आ गया। समीकरण 3 और 4 को भाग करने से जो समीकरण बनी वो ये समीकरण बनी, और समीकरण 1 ये फर्स्ट हमारी थी, सेकंड मान लीजिए वो बनी, तो फर्स्ट का राइट हैंड और सेकंड का राइट हैंड वही हमारा उत्तर है, ये हमारा सिद्ध करना जो होता है वही उत्तर है। यानी अगर समीकरण फर्स्ट का बायां पक्ष और समीकरण सेकंड का बायां पक्ष अगर किसी प्रकार से बराबर हो जाए, जब बायां बायां बराबर हो जाएगा तो दाहिना दाहिना बराबर होता है, ठीक। ये वाला पक्ष जब बराबर हो जाएगा इस वाले पक्ष के, तो फिर दाहिना दाहिना भी बराबर होगा, और वही चीज में दाहिना AD बटे BD बराबर AE बटे C लाना है, ठीक। तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। अब थोड़ा और करना है, लेकिन ये चीज बराबर नहीं, देखो ऊपर देखो ADE बटे AD है, लेकिन इसमें BDE एरिया ऑफ BDE है, और इसमें क्या है एरिया ऑफ DC। किसी प्रकार से ऊपर ऊपर वाला तो बराबर है, लेकिन नीचे नीचे वाला अगर बराबर हो जाए, यानी एरिया ऑफ BDE बराबर हो जाए किसके, DEC के, तो ये बायां बायां पक्ष बराबर हो सकता है। तो पुनः देखते हैं, तो दो त्रिभुज जो बन रहे हैं, त्रिभुज BDE और DEC, चूंकि त्रिभुज जो त्रिभुज बनना है, त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज DEC, जो त्रिभुज BDE और DEC हैं, BDE तथा DEC एक ही आधार तथा दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज हैं। ये जो BDE त्रिभुज बना है और DEC एक ही आधार कौन सा है, आधार दोनों का DE है। देखो ये भी DE द्वारा बना है, DEB, और ये भी DEC, एक ही आधार D, और दो समांतर रेखाएं BC और DC। तो याद रखो, जब दो समांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार पर दो त्रिभुज बने होंगे, दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर दो त्रिभुज बने होंगे, तो उनका एरिया जो होता है बराबर होता है, उनका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर। चूंकि BDE और DEC एक ही आधार तथा दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। इनका जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा, और ये जो बराबर हो जाएगा समीकरण 3। समझ में आई बात,
ये वाला जो एरिया होगा पार्ट, ये वाला एरिया बराबर होता है, क्योंकि ये दो समांतर रेखाओं और एक ही आधार डी पर बने दोनों त्रिभुज हैं। डी पर बना त्रिभुज DEB भी है और DEC भी, दोनों हैं। एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बने त्रिभुज हैं, इसलिए दोनों समांतर हो जाते हैं। तो ये समीकरण 3 हो जाएगी। अब अगर देखा जाए तो ये नीचे वाला एरिया आप समझो और समझते थोड़ा। जो फर्स्ट समीकरण थी, ये ऊपर दो फर्स्ट और सेकंड का ऊपर वाला पार्ट देखिए, ए त्रिभुज अब एरिया ऑफ AD और एरिया ऑफ AD बराबर है, लेकिन BD और DEC नहीं बराबर है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, DEC बराबर क्या है, BD। तो इस जो एरिया ऑफ DEC जगह इसकी जगह क्या एरिया ऑफ BD लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि पता है DEC बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ BD। तो यहाँ पर जब लिख जाएगा एरिया ऑफ BD लिख जाएगा, और यहाँ पर एरिया ऑफ क्या लिखा, पहले से लिखा हुआ एरिया ऑफ BD। समझ में आ रही बात। इस एरिया ऑफ DEC के जगह पर जब एरिया ऑफ DEC की जगह पर एरिया ऑफ BD लिख जाएगा, यहाँ पर एरिया ऑफ BD लिख सकते हैं समीकरण 3 से। तो अब जब BD लिख जाएगा तो ये वाला पक्ष फर्स्ट का और सेकंड का ये वाला पक्ष बराबर हो जाएगा, बायां बायां बराबर हो जाएगा। तो जब बायां बायां बराबर हो जाएगा, दाहिना दाहिना बराबर हो जाएगा। लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं, केवल हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1,2 व 3 से, समीकरण 1,2 व 3 से ये बायां और ये बायां पक्ष बराबर हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे, क्योंकि ये ADE लिखा, वहां भी AD लिखा, लेकिन फर्क BDE और DC ये दोनों बराबर हैं। तो फिर जब बायां बायां बराबर है, दाहिना दाहिना बराबर हो जाएगा। तो दाहिना दाहिना बराबर हो जाएगा तो लिख सकते हैं AD बटे BD बराबर AE बटे CE लिख सकते हैं। तो हमें देखो क्या सिद्ध करना था, AD बटे BD बराबर AE बटे C। तो आ गया देखो AD बटे BD बराबर AE बटे C। तो ये चीज हो गई सिद्ध हुआ। यहां आप लिख देंगे सिद्ध हुआ, यहां पे लास्ट में लिख देंगे सिद्ध हुआ। ये यहां पर सवाल कंप्लीट होता है। सिद्ध हुआ, ये कंप्लीट हो गया सवाल। ठीक है, तो ये जो थेल्स प्रमेय थी, BPT आधारभूत समान अनुपातिकता प्रमेय 6.1 या BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो थी वो हमने पूरी समझा दी और सिद्ध भी कर दी। तो इस टाइप से पूरी प्रमेय है। आप वीडियो को अच्छे से देखना, समझ जाएंगे पूरा, और इससे लगभग 5-6 नंबर तो पक्के हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ी बात और हम बताना चाहते हैं इसी प्रमेय के आधार पर। तो जब एक त्रिभुज में किसी भी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है तो वो दो भुजाओं को समान अनुपात में तो विभाजित करती है, साथ साथ में और भी देखो क्या क्या हो सकता है, इसके आगे क्या क्या सिद्ध हो सकता है वो भी बता देते हैं। अगर DE समांतर है BC के तो AD बटे BD तो होगा ही होगा, AE बटे EC होगा, लेकिन और भी क्या हो सकता है, और भी हो सकता है BD बटे AD हो सकता है बराबर CE बटे AE भी हो सकता है। राइट, इसी से सिद्ध हो सकता है। वो नंबर 1 था मान लीजिए, तो ये नंबर 2 चीज सिद्ध हो सकती है। इसी से सिद्ध हो सकता है AD बटे AB सिद्ध हो सकता है, यानी ये छोटी वाली भुजा बटे बड़ी वाली भुजा बराबर ऊपर छोटी वाली भुजा बटे बड़ी वाली भुजा, ये सिद्ध हो सकता है। इसी से सिद्ध हो सकता है नीचे वाली छोटी वाली भुजा ये BD और बटे बड़ी वाली भुजा AB, इधर छोटी वाली भुजा CE और बटे AC सिद्ध हो सकता है। इसी से सिद्ध हो सकता है AB बड़ी वाली भुजा बटे छोटी वाली भुजा बराबर AC बटे C। इसी से सिद्ध हो सकता है ये, या AB बटे AD बराबर AE AC बटे AE, इसी से सिद्ध हो सकता है। तो समझ में आ रही बात। तो इससे ये सब चीजें सिद्ध हो सकती हैं। ये नंबर 2 हो गया, नंबर 3 ये हो गया, नंबर 4 ये हो गया, नंबर 5 ये, नंबर 6। इसी प्रमेय से प्रमेय 6.1 से या थेल्स प्रमेय से या BPT से आधारभूत समान अनुपातिकता प्रमेय से 6 चीजें सिद्ध हो जाती हैं। 6 पहली चीज जो सिद्ध होती है, बेसिक चीज जो सिद्ध होती है, वो सिद्ध होता है AD बटे BD बराबर AE बटे C। ये चीज सिद्ध होती है थेल्स प्रमेय से। लेकिन जब AD बटे BD बराबर AE बटे C होगा तो इससे 5 चीजें और सिद्ध हो जाती हैं। कितनी चीजें? 5 चीजें। जब AD बटे BD बराबर AE बटे C आ गया तो अगर इसका व्युत्क्रम कर दिया जाए,
बराबर लगाए दोनों पक्षों का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम माने जो अंश में वो हर में कर दो, जो हर में वो अंश में, यानी बी डी नीचे था ऊपर चला जाएगा, ए डी ऊपर था नीचे आ जाएगा, तो बी डी बटे ए डी बराबर सी बटे ई कर सकते हो, दोनों पक्षों में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, व्युत्क्रम कर सकते हो। तो इसको व्युत्क्रम करने से समीकरण 2 बन जाएगी। ठीक, समझ में आई बात। दूसरी बात, इसको व्युत्क्रम कर दिया जाए समीकरण 2 बन जाएगी। उसके बाद अगर इसमें जोड़ दिया जाए एक, इस समीकरण 2 में जो समीकरण 2 है उसमें एक जोड़ दिया जाए, समीकरण 2 में एक जोड़ दिया जाए, इस समीकरण 2 में एक जोड़ दिया जाए तो समीकरण 3 बन जाएगी। समीकरण कितनी बन जाएगी? 3 बन जाएगी, और 3 भी बन जाएगी, इसको ये 4 भी बन जाएगी। इसमें अगर समीकरण 2 में एक जोड़ा जाएगा तो उससे समीकरण 3 और 4 निकल के आएगी। समीकरण अगर एक में, इसमें ये जो बन रही थी, इसमें अगर एक जोड़ा जाएगा तो समीकरण 5 और समीकरण 6 बन जाएगी। समझ में आई बात। तो इस समीकरण 1 में इसमें एक जोड़ोगे तो ये समीकरणें बनेगी, और इसमें एक जोड़ोगे समीकरण 2 में तो ये 2 समीकरणें बनेंगी। ठीक, ये 2 समीकरणें बनेंगी। पूरा आप जोड़ के व्युत्क्रम कर सकते हो। जो इसमें एक जोड़ोगे समीकरण 1 में तो ये 2 समीकरणें बनेंगी, 2 में जोड़ोगे तो ये बनेगी। हम जोड़ के दिखा सकते हैं आपको, थोड़ा और देख लीजिए। पहली समीकरण में हम जोड़ रहे हैं तो ए डी बटे, देखो बी डी बराबर ए ई बटे सी ई है, राइट। एक जोड़ दिया गया, एक इधर जोड़ दिया गया, एक इधर जोड़ दिया गया, कर सकते हो। इसके नीचे एक मानोगे, इसके नीचे एक, एलसीएम कितना ले लोगे? बी डी। जब बी डी एलसीएम ले लोगे तो बी डी कट जाएगा, क्या बचेगा? ए डी, और इसके नीचे एक भाग करोगे बी डी से, बी डी आएगा तो ऊपर क्या पहुंच जाएगा? बी डी बराबर, इधर भाई सी ई एलसीएम ले लोगे, तो सी कट जाएगा तो क्या बचेगा? ए ई बचेगा, प्लस 1 से करोगे तो सी आएगा तो ऊपर क्या पहुंच जाएगा? सी। अब डायग्राम में देखो, अगर ए डी और बी डी को जोड़ा जाए, ए डी प्लस बी डी बराबर क्या होगा? ए बी बराबर होगा ए बी, और बटे बी डी बराबर ए ई प्लस सी ई बराबर हो जाएगा ए सी। तो ए सी बटे क्या आ गया? देखो सी ई आ गया कि नहीं आ गया? या इसको व्युत्क्रम कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? बी डी बटे ए बी बराबर सी ई बटे ए सी। देखो आ गया कि नहीं आ गया? ये जो समीकरण थी, समीकरण 1 में जोड़ने से ये देखो दोनों आ गई। पहले ये आती, बाद में इसको व्युत्क्रम कर दिया जाए तो ये वाली आ जाती। इसी प्रकार समीकरण 2 में अगर जोड़ोगे, 2 में भी जोड़कर दिखा देते, मिटा देते हैं फिर ऊपर से। आप देखिएगा, समीकरण 2 है, इसमें हम दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे। देखें, बी डी बटे ए डी प्लस 1 बराबर सी ई बटे ए ई प्लस 1, इसमें भी कर दिया। इसके नीचे एक मानोगे, इसके नीचे एक मानोगे, एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा ए डी कट गया, क्या बचेगा? बी डी प्लस 1 से करोगे भाग तो आएगा ए डी, तो ऊपर पहुंच जाएगा ए डी बराबर, इधर ए ई एलसीएम ले लोगे तो ए ई कट गया तो क्या बचेगा? सी ई प्लस ए ई ऊपर पहुंच जाएगा। तो बी डी प्लस ए डी बराबर क्या होगा? ए बी। तो ये हो जाएगा ए बी बटे ए डी बराबर सी प्लस ए ई बराबर ए सी बटे ए ई। देखो ये आ गया, ए बी बटे ए डी, बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा बराबर छोटी बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा। या इसको ऐसे लिख सकते हो व्युत्क्रम करके, ए डी बटे ए बी बराबर ए सी बटे बराबर, यहाँ पर ए सी बटे क्या था? ए ई था, ए ई, तो ये हो जाएगा ए ई बटे ए सी, राइट। तो देखो समीकरण 2 में जोड़ने से ये बन गया। यानी कह सकते हैं जब डी ई समांतर होगा बी सी के तो ए डी बटे बी डी होगा बराबर होगा ए ई बटे सी होगा, और क्या क्या होगा? और ए डी बटे ए बी होगा, ए ई बटे ए सी होगा। ठीक, बी डी बटे ए बी होगा और सी ई बटे ए सी होगा बराबर में। ठीक, तो ये चीज़ें 6 चीज़ें, कुल 6 चीज़ें सिद्ध हो सकती है। कितनी चीज़ें सिद्ध हो सकती हैं? 6। तो पूरे वीडियो में हमने आपको जो 6 चीज़ें सिद्ध हो सकती हैं वो भी समझा दिया। अगर आपको ये वीडियो, हमारा ये जो थेल्स परिमेय का वीडियो था, पूरा हमने समझाने की पूरी कोशिश की, भरसक प्रयास किया है। ठीक, अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो उसमें वीडियो में कमेंट करके बताइए, उसको हम दोबारा फिर से क्लियर कर देंगे, फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, दोबारा वीडियो बना देंगे। अगर आप लोगों को ये थेल्स परिमेय का या परिमेय 6.1 का वीडियो हमारा पसंद आया, एक एक चीज़ समझ में आई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, जिससे जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और हमारा वीडियो ज़्यादा लोग देख सकें। ठीक, वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।